बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख और शहरियत 8वीं जमात। तहरीक अदम ताउन पार्ट 2। जलियांवाला बाग की कत्लेआम के बाद हम देखेंगे खिलाफत तहरीक। खिलाफत तहरीक दुनिया के तमाम मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा यानी मजहबी रहनुमा तस्लीम करते थे। पहली आलमी जंग में तुर्की अंग्रेज़ों के मुखालिफ ग्रोह में था। जंग में भारतीय मुसलमानों का ताउन हासिल करने के लिए बरतानिया के वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि जंग के ख़ात्मे के बाद खलीफा की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन बरतानवी जंग के इख्तिताम पर वादे से मुकर गया। इस वजह से मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। खलीफा की हिमायत में भारत के मुसलमानों ने जो तहरीक शुरू की उसे खिलाफत तहरीक कहते हैं। गांधी जी ने महसूस किया कि अगर इस मसले पर हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद से मुल्क गिर तहरीक शुरू की जाए तो हुकूमत राय रास्त पर आ जाएगी। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत तहरीक का साथ दिया। हुकूमत से अदम ताउन की तजवीज़ के खिलाफ खिलाफत कमेटी ने कबूल कर ली। इस ज़माने में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ख़ास तौर पर दिखाई देता है। अदम ताउन तहरीक। अदम ताउन तहरीक के पस पर्दा गांधी जी का ये ख्याल था कि बरतानवी हुकूमत का दारोमदार भारतीयों के ताउन पर ही है। अगर भारत के लोग मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ हुकूमत से अदम ताउन का रास्ता इख्तियार कर ले तो अंग्रेज़ हुकूमत डगमगा जाएगी। इस मकसद के लिए उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस तहरीक में हिस्सा लें। सन 1920 में नागपुर में कौमी जमात नेशनल कांग्रेस का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में चित्तरंजन दास के पेश करदा अदम ताउन की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इस तहरीक की बागडोर गांधी जी के सुपर्द की गई। इस तजवीज़ की रौ से यह तय पाया कि सरकारी दफातर, अदालतों, विदेशी अशिया, सरकारी स्कूलों और कॉलेज का बायकाट किया जाए। अदम ताउन तहरीक की पेशरफ्त। अदम ताउन के प्रोग्राम के मुताबिक पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे मशहूर वकीलों ने अदालतों का बायकाट किया। इसी दौर में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों के बायकाट से कौमी तालीम के ख्याल को तक़वियत हासिल हुई। मुल्क में कौमी तालीम देने वाले कई स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। अगले इंतखाबात में भी बायकाट किया गया। विदेशी कपड़ों का बायकाट करने इन्हें नज़र आतिश किया जाने लगा। विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने एहतजाज किया जाने लगा, जिसकी वजह से विदेशी कपड़ों की दरामद कम हो गई। सन 1921 में मुंबई जाने वाले प्रिंस ऑफ वेल्स का इस्तकबाल हड़ताल करके किया गया। सुनसान रास्ते, अर्बन दुकानों ने शहजादे का इस्तकबाल किया। आसाम की चाय के बागात वालों से लेकर बंगाल के रेलवे मजदूरों तक ये तहरीक फैल गई। इस तहरीक पर काबू पाने के लिए अंग्रेज़ों ने जुल्म और इस्तेबाद का तरीका अपनाया। फरवरी सन 1922 में उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर में चोरी चौरा के मुकाम पर एक पुरअमन जलसे पर पुलिस ने गोलियां बरसाई। मुश्तल हुजूम ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें एक पुलिस अफसर समेत 22 सिपाही जल मरे। इस वाक़े से गांधी जी को इंतहाई दुख पहुंचा और 12 फरवरी सन 1922 को गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक को मुलतवी कर दिया। मार्च सन 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। उन पर यंग इंडिया में हुकूमत के खिलाफ 3 मज़ामीन लिखने का इल्ज़ाम लगाकर बगावत का मुकदमा चलाया गया। अहमदाबाद में मखसूस अदालत कायम करके इन्हें 6 साल की कैद सुनाई गई। बाद में खराबी सेहत के बिना पर गांधी जी को रिहा किया गया। उन्होंने अदम ताउन तहरीक के साथ साथ तामीरी का काम का आगाज़ किया, जिसमें ख़ास तौर पर स्वदेशी माल का इस्तेमाल, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, शराबबंदी, छूत छात का खात्मा, खादी का इस्तेमाल और कौमी तालीम जैसे अमूर शामिल थे। इस तामीरी सरगर्मियों की वजह से दही इलाकों में कौमी तहरीक काफ़ी मजबूत हो गई। स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने भारतीय कौमी जमात में यह ख्याल पेश किया कि हुकूमत की राह में रुकावट डालना है तो कानून साज मजलिस में पहुंचना होगा। सन 1922 में कौमी जमात के तहत स्वराज पार्टी कायम की गई। सन 1923 में इंतखाबात में मरकज़ी और सूबाई कानून साज मजलिस के लिए स्वराज पार्टी के कई उम्मीदवार मुंतखब हुए, जिनमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, NC केलकर वगैरह शामिल थे। जिस वक्त मुल्क में सियासी तहरीकें सुस्त हो गई, उस वक्त कानून साज मजलिस में स्वराज पार्टी ने लड़ाई लड़ी। कानून साज मजलिस में सरकार की नाइंसाफ़ियों की डट कर मुखालिफत की। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में भारत में एक ज़िम्मेदार हुकूमत कायम की जाए। भारतीयों के मसाइल हल करने के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने और सियासी कैदियों को रिहा दिलाने की करारदाद मंजूर कराई, लेकिन हुकूमत ने इनकी कई तजवीज़ को ठुकरा दिया। साइमन कमीशन। सन 1919 में मॉन्टेगो चेमस्फोर्ड कानून के ज़रिए दी गई इत्तलात इत्मीनान बख्श नहीं थी, जिसकी वजह से
بھارت کے عوام میں بے اطمینانی تھی۔ اس بنا پر انگریز حکومت نے سن 1927 میں سر جان سائمن کی صدارت میں ایک کمیشن قائم کیا، لیکن اس 7 رکنی کمیشن میں ایک بھی بھارتی نمائندہ شامل نہیں تھا، اس لیے بھارت کی سیاسی پارٹیوں نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ سن 1928 میں سائمن کمیشن بھارت آیا تو جہاں جہاں گیا وہاں اس کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ سائمن گو بیک، سائمن واپس جاؤ کے نعرے لگا کر شدید مخالفت کی گئی۔ مظاہرین پر لاٹھیاں برسائی گئی۔ لاہور میں ہونے والے سائمن کمیشن کے خلاف مظاہرے کی قیادت لالا لاجپت رائے نے کی۔ پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ سینڈرس نامی ظالم پولیس افسر نے لالا جی کے سینے پر لاٹھیاں برسائی۔ اس حملے کے بعد مذمتی اجلاس میں لالا جی نے کہا، لاٹھی کا قہر ایک وار انگریز حکومت کے تابوت میں ایک کیل ٹھوک رہا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں لالا جی کی موت ہو گئی۔ نہرو رپورٹ۔ وزیر بھارت برنکن ہیڈ نے بھارتی رہنماؤں پر تنقید کی کہ وہ اتفاق رائے سے سیاسی دستور تیار کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے تمام پارٹیوں مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کے صدر پنڈت موتی لال نہرو تھے۔ اس رپورٹ میں بھارت کو نوآبادی سوراج یعنی خود مختاری دینا، بالغوں کی حق رائے دہی کو روبہ عمل لانا، بھارتیوں کو بنیادی شہری حقوق دینا اور لسانی اعتبار سے علاقوں کی تقسیم کی تشویش پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ حکومت کے متنبہ کیے گئے سن 1919 کے آخر تک ان مطالبات کو منظور نہ کیا گیا تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس پس منظر میں دسمبر سن 1929 میں پنڈت جواہر لال نہرو کی صدارت میں منعقدہ لاہور اجلاس تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ مکمل آزادی کا مطالبہ۔ بیشتر نوجوان رضاکاروں کو نیشنل کانگریس کا مقصد نوآبادی سوراج منظور نہیں تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس ایسے نوجوانوں کے رہنما تھے جن کا مطالبہ مکمل سوراج کا تھا۔ نوجوانوں نے اس گروہ کے دباؤ سے لاہور اجلاس میں مکمل آزادی کی قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کے ذریعے بھارتی قومی جماعت نے نوآبادیاتی خود مختار کے مطالبے کو ترک کر دیا اور بھارت کی مکمل آزادی ہی قومی تحریک کا مقصد بن گئی۔ 31 دسمبر سن 1929 کو پنڈت جواہر لال نہرو نے راوی دریا کے کنارے ترنگا لہرایا اور طے کیا گیا کہ 26 جنوری کو یوم آزادی کے طور پر منایا جائے گا۔ برطانوی حکومت نے پنجے سے بھارت کو رہائی دلانے اور آزادی کی لڑائی پرامن طریقے سے لڑنے کے لیے 26 جنوری سن 1930 کو پورے ملک میں حلف لیا گیا، جس سے ملک میں ہر طرف بیداری اور خوش جوش کا ماحول پیدا ہو گیا۔